हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कवर पार्ट सेकंड ऑफ सीए इंटर ऑडिट चैप्टर नंबर 5 के रिवीजन में। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था असेट्स साइड के सारे जितने भी आइटम थे उनका ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर क्या लेगा। आज हम करने वाले हैं लायबिलिटी साइड के आइटम्स का ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लेते हैं वो है शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल के एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में ऑडिटर चेक करेगा। सबसे पहले तो वेरीफाई करेगा कि लास्ट ईयर का जो पीरियड एंड का शेयर कैपिटल का बैलेंस क्या था। अब शेयर कैपिटल में ऑथोराइज्ड भी आ जाएगी, इशूड भी आ जाएगी और पेड अप शेयर कैपिटल भी आ जाएगी। तो ये चेक ऑडिटर करेगा पिछले साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। नेक्स्ट, अगर एंटिटी बताती है कि उनके शेयर कैपिटल के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है तो उस रिस्पेक्ट में ऑडिटर एक रिटन कंफर्मेशन ले लेगा उस कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी से। थर्ड पॉइंट है, अगर इन केस अगर कुछ कैपिटल के स्ट्रक्चर में चेंजेस हैं तो ऑडिटर ये देखेगा कि क्या वो चेंजेस विद इन द लिमिट ऑफ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हैं, और वो फिगर उसको उसे कंपनी के एमओए से पता चल जाएगा। और लास्ट है इसमें चेक दी कंप्लाइंसेस, यानी अगर कुछ फ्रेश इशू हुआ है एंटिटी का, शेयर्स का, तो उस रिस्पेक्ट में जितने भी कंप्लाइंसेस थे वो पूरे के पूरे फॉलो हो गए हैं। तो सबसे पहले कंप्लाइंस होगा इसमें रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल हो चुका है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई है। मिनिमम एप्लीकेशन मनी जितनी भी कलेक्ट होनी थी वो आ गई है। और अगर जो ये सेपरेट बैंक अकाउंट जिसको एस्क्रो बैंक अकाउंट भी कहते हैं वो मेंटेन हो रहा है एंटिटी के द्वारा। और कुछ अंडरराइटिंग कमीशन की अगर रिक्वायरमेंट है तो उसका पेमेंट प्रॉपर्ली हो गया है, जितना भी कमीशन डिसाइड हुआ था। और शेयर कैपिटल अगर इंक्रीज हुई है उस रिस्पेक्ट में जितनी भी फीस बनती है, स्टेप ड्यूटी बनती है, तो उसका प्रॉपर्ली पेमेंट हो गया है। ये ऑडिटर चेक करेगा एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन के असर्शन में। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आता है शेयर कैपिटल में अगर शेयर जो इशू हुए हैं वो डिस्काउंट पे इशू हुए हैं। तो स्टूडेंट्स, एज पर सेक्शन 53, यहाँ पे जो सेक्शन 53 है वो कंपनीज एक्ट 2013 का है। तो सबसे पहला पॉइंट ही इसमें आपको लिखना है कि शेयर इशू डिस्काउंट पे कभी भी नहीं हो सकते, ये पूरा का पूरा इशू ही वॉइड कहलाता है। और इसमें नेक्स्ट ये है वेरीफाई, ये ऑडिटर का ये काम है कि वो वेरीफाई करेगा कि कंपनी ने कोई भी शेयर जो इशू किए हैं वो डिस्काउंट पे इशू नहीं होने चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दो एक्सेप्शन हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं अगर वो स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं। और सेकंड पॉइंट इसमें है कि किसी स्टैट्यूटरी रिजोल्यूशन प्लान या डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम के तहत इशू किए गए हों, जैसे क्रेडिटर को उनके डेट के सेटलमेंट में उनके डेट को कन्वर्ट करके उनको शेयर्स इशू कर दिए गए हों, होते हैं तो वो अलाउड होते हैं। तो ये ऑडिटर चेक करेगा कि ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करने के बाद ही हुआ है। नेक्स्ट है इसमें रिडक्शन ऑफ द शेयर कैपिटल। तो यहाँ पे सेक्शन 66 की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। तो उस रिस्पेक्ट में ऑडिटर ये देखेगा स्पेशल रेजोल्यूशन जो पास होना था वो हो गया है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रॉपर्ली अलाउ कर रहा है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के लिए। कोई भी डिफॉल्ट नहीं हुआ है पेमेंट ऑफ डिपॉजिट में या फिर इंटरेस्ट के पेमेंट में। जो भी डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट देना था वो प्रॉपर्ली दे दिया है। ट्रिब्यूनल का ऑर्डर की जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो उस रिकॉर्डिंग उसका ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ चुका है और उसकी जो कंप्लाइंसेस थे वो कंप्लाई हो गए हैं। रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में रजिस्ट्रार ने जो सर्टिफिकेट दिया है अलाउ करने के लिए, तो वो ऑडिटर चेक करेगा। अकाउंटिंग एंट्रीज जो हुई है, जितने भी कंप्लाइंसेस थे शेड्यूल 3 के, वो प्रॉपर्ली फॉलो हुए हैं। और इस रिस्पेक्ट में रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के रिस्पेक्ट में जितने भी रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स हुआ है वो प्रॉपर्ली करेक्टली बैलेंस शीट में डिस्क्लोज हो गया है। अब नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट, सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट, स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब ये स्वेट इक्विटी शेयर्स एम्प्लॉइज को और कंपनी के डायरेक्टर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं उनके नो हाउ के बदले, उनके वैल्यू एडिशन के बदले। जो भी वो काम कंपनी के लिए करते हैं उनके ब्याह पे उनको ये स्वेट इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। अब ये डिस्काउंट पे भी प्रोवाइड किए जाते हैं और दूसरा अदर देन कैश के बदले में भी कुछ कंसिडरेशन लेके ये दिए जाते हैं एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर्स को। तो इस रिस्पेक्ट में ऑडिटर को सबसे पहले चेक करना है कि ये इशू करने से पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं हुआ है। और इस रेजोल्यूशन में प्रॉपर क्या क्या दिखाया गया है, नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, करंट मार्केट प्राइस क्या है उन शेयर्स की जो इशू किए जा रहे हैं, अगर कुछ कंसिडरेशन ली गई है तो उसका अमाउंट क्या है, और क्लासेस यानी कौन से एम्प्लॉइज को और कौन से डायरेक्टर्स को ये शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। थर्ड है रेगुलेटरी कंप्लाइंस। तो सिंपल है, अगर लिस्टेड है कंपनी तो उस रिस्पेक्ट में जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे अगर लिस्टेड है तो सेबी की कंप्लाइंस हो रही कि नहीं हो रही। अगर लिस्टेड नहीं है तो प्रॉपर्ली जो भी प्रिस्क्राइब्ड रूल है उस कंपनी के ऊपर वो प्रॉपर्ली रूल्स जो भी हैं जो प्रिस्क्राइब होंगे आगे, तो वो प्रॉपर्ली फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, इस रिस्पेक्ट में ऑडिटर चेक कर लेगा। लास्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके केस सिनेरियो के रिस्पेक्ट में, तो जो भी राइट्स होंगे, जो स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू हुए हैं तो उनके राइट्स क्या होंगे, तो बिल्कुल सेम है, उनके राइट्स बिल्कुल सेम होंगे, राइट्स और लिमिटेशंस जैसे किसी नॉर्मल ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स की होती है। तो यहाँ पे कीवर्ड है कि दीज शेयर्स विल रैंक परी पशु विद देम, यानी जो दूसरे इक्विटी शेयर्स हैं बिल्कुल उनसे सेम प्रोपोर्शन में सेम राइट्स पे ही वो रैंक करेंगे। तो यहाँ पे परी पशु विद द अदर इक्विटी शेयर्स। अब नेक्स्ट देखिए कि सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर शेयर्स किसी प्रीमियम पे इशू होते हैं सेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो उस रिस्पेक्ट में ऑडिटर को सबसे पहला काम ये चेक करना है
कि जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है वो एक अलग से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाना चाहिए, उस अकाउंट का नाम होना चाहिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो ऑडिटर पहले ये चेक करेगा कि वो जितना भी प्रीमियम का अमाउंट है वो उस अकाउंट में ट्रांसफर हो गया कि नहीं हो गया है। और दूसरा, ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट है केवल कुछ परमिसिबल यूजेस के लिए ही वो यूज हो सकता है। तो उसमें सबसे पहला है बायबैक ऑफ द शेयर्स, जो सेक्शन 68 में डिफाइन किया गया है। दूसरा कि जो भी प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर के प्रीमियम को पे उसको पे ऑफ करने के लिए, राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस, कमीशन, डिस्काउंट या जो भी डिस्काउंट कमीशन एक्सपेंसेस हो रहे हैं शेयर्स पे या डिबेंचर के इशू के टाइम पे, उसमें राइटिंग ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करने के टाइम पे ही इस सिक्योरिटी प्रीमियम का जो भी अमाउंट है यूज किया जाना चाहिए। इसके अलावा किसी भी पर्पज के लिए ये अमाउंट यूज नहीं हो सकता। तो ऑडिटर को ये दो चीज चेक करनी है कि इसी प्रॉपरली अकाउंट में ट्रांसफर हो गया कि नहीं हो गया, और पर्टिकुलर जो भी पर्पज है एक्ट के द्वारा डिफाइन किए गए उसी पर्पज के लिए वो यूज हो रहा है। और लास्ट है हमारी जो शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर कैसे होगा, तो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग होगा ये, जो भी उसके हैं है ना रिक्वायरमेंट। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स की जो भी अलग से डिस्क्लोजर होगा, शेयर्स इन दी कंपनी हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर, यानी जिस भी शेयर होल्डर के पास 5% से ज्यादा की शेयर कैपिटल है तो उसका अलग से डिस्क्लोजर किए जाना जरूरी है। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड आइटम ऑफ द लाइबिलिटी साइड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो उसके एग्जिस्टेंस के लिए ऑडिटर चेक करेगा, ट्रेस करेगा, टैली करेगा लास्ट ईयर की ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ओपनिंग बैलेंस चेक करेगा रिजर्व्स और सरप्लस का। और कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में ऑडिटर देखेगा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना है और सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस कितना है। अब प्रॉफिट एंड लॉस के लिए ऑडिटर ये चेक करेगा कि जो भी मूवमेंट हुआ है, जितना भी सरप्लस हुआ है, जितना भी डेफिसिट हुआ है, तो वो प्रॉपरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा, साथ के साथ वही सेम इफेक्ट उसका चेंजेस इन इक्विटी में भी जाएगा। और दूसरा, सिक्योरिटी प्रीमियम के रिस्पेक्ट में ऑडिटर ये चेक करेगा कि जो भी शेयर्स सिक्योर प्रीमियम पे इशू हुए हैं, तो प्रीमियम पे इशू होने से पहले जो भी रेजोल्यूशन पास हुआ है तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, तो वो एक बार ऑडिटर चेक करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आएगा रिजर्व और सरप्लस में डिविडेंड डिक्लेरेशन। अब ऑब्वियस सी बात है, जो भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो रिजर्व से ही सरप्लस से ही डिक्लेयर किया जाता है, उसके अमाउंट में से ही। तो उस रिस्पेक्ट में ऑडिटर ये चेक करेगा कि जो भी डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले बोर्ड का और शेयर होल्डर्स का जो भी रेजोल्यूशन है विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड रिकमेंडेशन के लिए और उसके डिक्लेरेशन के लिए, तो प्रॉपरली रेजोल्यूशन पास हुआ है कि नहीं हुआ है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर जो भी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है आफ्टर दी बैलेंस शीट डेट, तो उस रिस्पेक्ट में AS4 की रिक्वायरमेंट और इंड AS 10 की रिक्वायरमेंट कंप्लाई हुई है कि नहीं हुई है। और जो भी ये डिविडेंड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट डिक्लेयर होता है तो वो लायबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं होना चाहिए, तो ऑडिटर ये चेक करेगा। लेकिन ऑडिटर ये जरूर ध्यान में रखेगा कि भले ही वो लायबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं हुआ है, लेकिन इसका डिस्क्लोजर किया जाना चाहिए एज पर AS4 और इंड AS 10। तो क्या कंपनी ने वो प्रॉपरली डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दे दिया है कि नहीं दे दिया है। और इसकी जो जो भी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, रिजर्व सरप्लस जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम अलग, यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, तो ये सारे अलग से रिफ्लेक्ट होते हैं। तो शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट कंप्लाई हो रही कि नहीं हो रही है। अब इसमें एक छोटा सा पॉइंट और है कि अगर कंपनी ने कोई रेवेन्यू प्रॉफिट, ध्यान से देखिएगा, जो भी कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट था लेकिन कंपनी ने वो सेट असाइड किया है फॉर द यूजेस ऑफ द कैपिटल पर्पस, यानी कोई रेवेन्यू प्रॉफिट था लेकिन कंपनी ने उसको अलग से अपोर्शन किया है ताकि वो उसको किसी कैपिटल पर्पस के लिए यूज कर सके, तो वो वाला रेवेन्यू प्रॉफिट भी कैपिटल रिजर्व के नेचर में ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कैपिटल के पर्पस की तरह यूज करने के लिए सेट असाइड किया हुआ था। तो इस पे छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब स्टूडेंट देखिए, थर्ड आइटम है हमारा बोरिंग्स के रिस्पेक्ट में। तो अब सबसे पहले एग्जिस्टेंस के लिए, तो एग्जिस्टेंस को एग्जाम में रिप्रेजेंट दैट्स दीज बोरिंग रिप्रेजेंट अ वैलिड क्लेम टू द लेंडर और द थर्ड पार्टी, तो उस रिस्पेक्ट में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि रिव्यू, ऑडिटर चेक करेगा कि बोर्ड मिनट्स देखेगा। दूसरा, ऑडिटर देखेगा लोन के एग्रीमेंट्स क्या है, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है और ऑथोराइज पर्सन के द्वारा ही लोन का एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और जो भी इंटरेस्ट की रेट क्या है, नेचर क्या है, रीपेमेंट टर्म्स क्या है, तो पूरा लोन एग्रीमेंट से पता चल जाएगा। बैलेंस कंफर्मेशन SA 505 के अकॉर्डिंग लेगा। अगर कुछ लीजेस के हायर परचेज की ट्रांजेक्शन है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट देखेगा, उनके एग्रीमेंट्स चेक करेगा। डिबेंचर के रिस्पेक्ट में ऑडिटर देखेगा ट्रस्ट डीड क्या है और उसका रिडम्पशन की डेट क्या है, और टर्म्स ऑफ द डिबेंचर इशू क्या था, कुछ बोरिंग रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं थी, कंप्लाइंसेस क्या है विद रिस्पेक्ट टू इशू ऑफ द डिबेंचर, तो वो ऑडिटर चेक करेगा। डेट रिटायरमेंट का मतलब है जैसा ही डेट जो लिया था वो पे ऑफ हो गया है तो उसकी डिस्चार्ज के बाद जो भी असेट
एज सिक्योरिटी दिया हुआ था तो वो वापस कंपनी के पास आ गया कि नहीं आ गया, तो वो ऑडिटर चेक करेगा। रिटन रिप्रेजेंटेशन लेगा ऑडिटर की, जितनी भी लाइबिलिटीज थी वो सारी की सारी रिकॉर्ड हो चुकी हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में एक बार WR ले लेगा, रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर दे देगा। कंप्लीटनेस के रिस्पेक्ट में शेड्यूल ऑफ दी बोरिंग चेक करेगा। शेड्यूल से ऑडिटर को एडिशनल डेट अगर कुछ लिया हुआ है ड्यूरिंग दी फाइनेंशियल ईयर तो वो पता चल जाएगा। तो वो कैसे पता चलेगा, मिनट्स चेक करेगा ऑडिटर, वही सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स चेक करेगा, कंफर्मेशन लेगा इसे 505 के अकॉर्डिंग, और कुछ सब्सिक्वेंट कैश डिसबर्समेंट यानी कैश का पेमेंट हुआ है, कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है, तो उससे भी उसको एडिशनल डेट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और सेकंड पॉइंट है, शेड्यूल से पता चलेगा कि क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहे हैं पर्टिकुलर बोरिंग्स के। इसके अलावा ऑडिटर सबसीक्वेंट ट्रांजेक्शन्स देखेगा कि कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज तो नहीं थी जो आफ्टर द बैलेंस शीट डेट पे या बिल्कुल बैलेंस शीट डेट पर कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज अगर कुछ है एट द ईयर एंड तो उसके रिस्पेक्ट में ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर वही डायरेक्ट कंफर्मेशन, और लास्ट में कंपेयर एंड रिकनसाइल दी बैलेंसेस, ऑडिटर कंपेयर करेगा रिकनसाइल करेगा बैलेंसेस को। और इसमें सबसे मेन चीज ये है कि वैल्यूशन के रिस्पेक्ट में, तो वैल्यूशन कंसिस्टेंट होना चाहिए, अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अकाउंटिंग मेथड क्या लिया जा रहा है, लास्ट ईयर क्या था, कंसिस्टेंट है कि नहीं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग। लोन का एग्रीमेंट क्या है, लोन में बिना टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी, तो उस रिस्पेक्ट में ऑर्डर को पता चल जाएगा। रिकम्प्यूट थी इंटरेस्ट, यानी जो भी इंटरेस्ट की परसेंटेज थी, जो भी डिस्काउंट अगर कुछ दे रहा है, कुछ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, तो उसको ऑडिटर एक बार रिकम्प्यूट करके देखेगा कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी प्रॉपरली फिगर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और नेक्स्ट है फॉरेन करेंसी लोन अगर कुछ है तो वो AS11 के अकॉर्डिंग रीस्टेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो ये ऑडिटर इसमें चेक करेगा। लोन क्लासिफिकेशन यानी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जो भी उसका टाइम ऑफ पीरियड है, तो उस अकॉर्डिंग प्रॉपरली क्लासीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो ऑडिटर देखेगा। कंप्लाइंसेस विद द कंपनीज एक्ट, यानी जो भी ना एज पर MOA AOA जितनी भी थ्रेश होल्ड है यहाँ पर जो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है उसके सेक्शन के अकॉर्डिंग, तो उस लिमिट के अंदर ही और ये कंपनी बोरिंग्स कर रही है। बोरिंग का पर्पस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कारों में भी हमने पढ़ा हुआ है कि जो जिस पर्पस के लिए लिया हुआ है बोरिंग उसी पर्पस के लिए यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये ऑडिटर चेक करेगा। बोरिंग पावर्स ये बता दिया एज पर MOA AO के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। ये ये वाला पॉइंट भी लास्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है। रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड अगर कुछ बोरिंग्स हैं जो कि रिलेटेड है विद द मैनेजमेंट और द एंटिटी, तो उस रिस्पेक्ट में ऑडिटर एक बार चेक करेगा कि उसका वैल्यूएशन प्रॉपर है कि नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए लास्ट पार्ट ऑफ लाइबिलिटी साइड, प्रोविजंस और कंटिजेंट लाइबिलिटी के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले इसके एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस और वैल्यूशन के रिस्पेक्ट में ऑडिटर एक लिस्ट ले लेगा सारी के सारी प्रोविजन जो भी मैनेजमेंट ने एंटिटी ने दिखाए हुए हैं, और उनको कंपेयर करेगा विद द अमाउंट बैलेंसेस इन दी लेजर। नेक्स्ट ऑडिटर इंस्पेक्ट करेगा। स्टूडेंट्स अब कीवर्ड्स ध्यान पे देखिएगा, एग्रीमेंट इंस्पेक्ट होते हैं, तो इंस्पेक्ट करेगा एग्रीमेंट्स को। जैसे कोई वारंटी एग्रीमेंट हो गया विद द कस्टमर, तो वो वारंटी का एग्रीमेंट किस तरीके से बना हुआ है, तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स कब वो एग्जीक्यूट हो सकता है, तो वो ऑडिटर चेक करेगा। कुछ लीगल क्लेम है, कुछ लिटिगेशंस हैं, तो उसके एग्रीमेंट अगर कुछ है, कुछ पेपर्स है, तो वो चेक करेगा। एक्सपर्ट की कोई रिपोर्ट है तो वो ऑडिटर देखेगा, और उसकी एक्सपर्ट की रिपोर्ट मतलब कुछ एक्चुअली का वैल्यूशन है, प्रोविजन किस अकॉर्डिंग बने हुए हैं, प्रोविजंस बनाने की वर्किंग क्या है, कॉम्प्लेक्स अमाउंट है तो उसके लिए क्या क्या अजम्पशंस लिए हुए हैं उन वैल्यू ने एक्चुअली ने, तो वो सारा ऑडिटर एक बार चेक करेगा। और इसमें नेक्स्ट है जितनी भी जो वर्किंग है प्रोविजंस की, तो ऑडिटर ये देखिएगा जो वर्किंग है मैनेजमेंट ने किस बेसिस पे प्रोविजन बनाए हुए हैं, तो वो प्रॉपर कंप्लीट हैं भी कि नहीं है, तो उसकी एक बार वर्किंग भी चेक करेगा। नेक्स्ट है SA 500 के अकॉर्डिंग ऑडिटर यूज कर सकता है ना, ऑडिटर्स अपने मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के वर्क को, तो उस रिस्पेक्ट में SA 500 की रिक्वायरमेंट कंप्लाई हो रही कि नहीं हो रही है, तो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के काम को यूज करने से पहले ऑडिटर देखेगा कि उस एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंस, ये कैपेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी क्या है, कितना अप्रोप्रिएट है उस मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम, तो वो ऑडिटर एक बार चेक करेगा। और इसके अलावा लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सारे ऑडिटर लास्ट में एक बार मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन ले लेगा। किस बात के लिए, कि उन्होंने सारी की सारी जितनी भी लाइबिलिटीज थी, जितने भी प्रोविजंस बनाने थे जो कि रिक्वायर्ड थे एज पर दी अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो मैनेजमेंट ने वो सारे के सारे प्रोविजंस बना लिए हैं। और स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना पड़ेगा इसमें एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस और वैल्यूशन के रिस्पेक्ट में, और जो भी इसका शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग डिस्क्लोजर होता है प्रोविजन का AS 29 के अकॉर्डिंग और शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, तो वो प्रॉपरली उस अकॉर्डिंग उसको डिस्क्लोज करना रहेगा। और लास्ट हमारा आइटम जो है ट्रेड पेबल के रिस्पेक्ट में, तो ट्रेड पेबल के लिए स्टूडेंट्स आप रेफर कर सकते हैं हमारे लास्ट वीडियो से। ट्रेड रिसीवेबल तो बिल्कुल सेम है, उस रिस्पेक्ट में वही कट ऑफ प्रोसीजर हो आ जाएगा उसमें, और क्या कंट्रोल्स हैं फॉर द रिकॉर्डिंग, और पेमेंट के रिस्पेक्ट में क्या है, SA 505 के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ट्रेड पेबल्स का है ना, किस अकॉर्डिंग उसको डिस्क्लोजर देना है। वहां पे केवल सेल्स के ट्रांजेक्शन के रिस्पेक्ट में आएगा, और यहाँ पे परचेज के ट्रांजेक्शन में आ जाएगा ट्रेड पेबल्स में। तो ये था हमारा लाइबिलिटी साइड का वर्किंग।
सो थैंक यू।